दोस्तों आज है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, सीधी बात नो बकवास के साथ। हाल ही में चर्चित कच्चाथीवू आइलैंड किस देश की सीमा में है? अब जब आइलैंड है तो ऑब्वियसली समुद्री सीमा की ही बात होगी। तो भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इन चारों देशों में से श्रीलंका की समुद्री सीमा के अंदर ये कच्चाथीवू आइलैंड आता है, जो कि अभी चर्चित रहा है। चर्चा में क्यों है इसकी भी बात अपन कर लेते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति की भी बात कर लेते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है कच्चाथीवू आइलैंड की स्थिति यहाँ पर रामेश्वरम के धनुषकोडी के आसपास ये आपको दिखाई दे रहा है, राम सेतु के आसपास। इसकी स्थिति अपन जो ज्योग्राफिकल है वो भी देख लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। यह है दोस्तों कच्चाथीवू आइलैंड की स्थिति। अगर अपन पृथ्वी के हिस्से से देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये स्थिति जो दिखाई दे रही है आपको, ये कच्चाथीवू आइलैंड की स्थिति है। अभी ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि 1974 में मैरीटाइम समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। तब भारत ने इसको श्रीलंका को सौंप दिया था। ये देखिए स्थिति, ये रामेश्वरम है, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वहां पर ये धनुषकोडी जो पॉइंट है उसके आसपास की स्थिति ये है। और इससे जो कच्चाथीवू आइलैंड है उसकी स्थिति कहाँ है, ये देखिए धनुषकोडी पॉइंट रामेश्वरम में स्थित है, ये केरल के। और यहां से किधर रह जाता है, ये देखिए इस साइड कच्चाथीवू आइलैंड की स्थिति रह जाती है। तो ज्योग्राफिकल इमेज जो है वो इस प्रकार से है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये है कच्चाथीवू। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? प्रोफेसर मीना चरंदा, मोंटेक सिंह, सिमरनप्रीत कौर। इसका सही जवाब है प्रोफेसर मीना चरंदा। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन है प्रोफेसर मीना चरंदा, इनको भी अपन देख लेते हैं। ये है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कालिंदी कॉलेज की ये प्रिंसिपल है। कौन से क्षेत्र में दिया गया है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन से क्षेत्र में? शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 30 मार्च 2024 को ये प्रदान किया गया। किसके द्वारा? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी सुकरात सामाजिक अनुसंधान विश्वविद्यालय है जो सोक्रेट्स दिल्ली में है, ये उसके द्वारा ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया। किसके द्वारा? प्रोफेसर मीना चरंदा के द्वारा। इसमें 3 चीजें ध्यान रखने लायक है, किसको दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। ये 3 ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मशहूर व्यक्तित्व डेनियल बालाजी का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? अभिनेता थे, लेखक थे, हास्य कलाकार थे या फिर टीवी एंकर थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये एक तमिल अभिनेता थे। इनको देख लीजिए, ये नेगेटिव रोल के लिए जाने जाते हैं। ये नेगेटिव रोल समझ गए होंगे आप, गुंडे के वगैरह के रोल करते थे ये। इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। डेनियल बालाजी का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु, भारत में। मद्रास जो तमिलनाडु का हिस्सा है वहां पर। टीसी बालाजी इनका पूरा नाम है। इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 29 मार्च को हो गई थी, कोट्टिवक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु में। इनका पेशा अभिनेता का रहा है। सक्रिय वर्ष 1998 से 2024 के आसपास ये जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो सक्रिय रहे थे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आज के जितने भी प्रश्न हैं उनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक ये है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और आ गई, 2024 की थीम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इन दोनों की बात अपन कर लेते हैं। 2024 की थीम क्या है? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। उद्देश्य क्या है? लोगों को इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में उसके बारे में जागरूक करना है। चलिए बढ़ते हैं अपन 5वें प्रश्न की ओर। उससे पहले जरा देख लेते हैं, ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जा रहा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2024, ये देख लीजिए। और फिर बढ़ते हैं अपन 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में DR कांगो, यानी रिपब्लिकन जो कांगो है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, कांगो 2 देश है, एक तो रिपब्लिकन कांगो और एक DR कांगो, जिसको अपन कहते हैं
DR कांगो। अब देखिए जूडिथ सुमिनवा तुलुका या फिर फेलिक्स त्सेसिकेदी, ये देखिए ये राष्ट्रपति हैं, कहाँ के हैं? DR कांगो के। डोमिनिक रिपब्लिकन कांगो जो है उसके राष्ट्रपति कौन है? फेलिक्स त्सेसिकेदी। और जूडिथ सुमिनवा तुलुका को वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही जवाब ये हो गया, ये देख लीजिए। अब DR कांगो के बारे में, जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल है जो कि आपको ध्यान में रखने लायक है, इतिहास से जुड़ी हुई घटना से संबंधित है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसके लिए जो यूरेनियम काम में आया था, वो यूरेनियम कहां से निकाला गया था? DR कांगो से। और कांगो 1885 में किससे आजाद हुआ था, यानी किसके अधीन रह चुका है पहले? बेल्जियम के अधीन। 1885 में फ्री स्टेट इसको घोषित कर दिया गया था। नाम का फ्री स्टेट था, लेकिन फिर भी ऐसे ही मानते हैं अपन इतिहास में कि कांगो कब बेल्जियम से आजाद हुआ था? 1885 में। किंग लियोपोल्ड द्वितीय के शासन में यहाँ 1 करोड़ लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये इतिहास की काली घटनाओं में दर्ज है, ये ध्यान में रखने लायक बात है। वैसे चलिए फिर बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में राजस्थान स्थापना का दिवस मनाया गया है, यानी राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 30 मार्च को। इसका सही जवाब है दोस्तों 30 मार्च को। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार, मिशेल टेलंग्रेड, लक्ष्मी नारायण सेशु या फिर विकास अवस्थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अश्विनी कुमार। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको हैंडल करता है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सांझी क्राफ्ट को जो GI टैग मिला है, GI टैग के बारे में आप जानते होंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, ये भौगोलिक संकेतक है। कि GI टैग क्या होता है पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। GI टैग होता है किसी स्थान विशेष की कुछ फेमस वस्तुएं होती है जो कि वहीं उत्पादित होती हैं और उस उत्पादन के कारण उस जगह को क्या है, विशेष पहचान मिलती है कि ये फला उत्पाद है, वहां से संबंधित है, इसलिए उस उत्पाद को GI टैग मिल जाता है उस स्थान विशेष के कारण। तो ये टैग जो है वो सांझी क्राफ्ट है, एक प्रकार का उत्पाद है। वो कौन सी जगह से संबंधित है? मथुरा, वाराणसी, राजसमंद या फिर चित्तौड़? राजसमंद और चित्तौड़ जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। और मथुरा और वाराणसी कहाँ है? UP उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? मथुरा। मथुरा की जो सांझी क्राफ्ट है वो काफी प्रसिद्ध है, इसको GI टैग मिला है। अब राजसमंद का जो है वो कृष्ण लीला से संबंधित कुछ सांझी है। राजसमंद की सांझी फेमस है काफी, लेकिन ये सांझी क्राफ्ट जो है उस नाम से किसको मिला है? मथुरा को मिला है। आठवें प्रश्न में थोड़ी सी डिटेल और देख लीजिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक का संक्षिप्त नाम है। GI टैग मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक उत्पाद या फिर एक निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प। GI टैग किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये चीज है, किस किस क्षेत्र में? कृषि, प्राकृतिक उत्पाद, निर्मित उत्पाद, हाथों से बनाया जाने वाला हस्तशिल्प जो है उसके कारण, औद्योगिक सामान, औद्योगिक बिजनेस के रिलेटेड जो है, जैसे व्यापार होता है उससे भी होता है। जैसे बीकानेरी भुजिया है राजस्थान का, वो बीकानेर को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है या उत्पाद किया जाता है उसका। तो ये मिलता कितने साल तक के लिए है? 10 वर्ष के लिए, ये भी ध्यान रखने लायक बात है। तो GI टैग से रिलेटेड कितनी जो जानकारियां हैं वो आपके लिए ध्यान रखने लायक है। एक तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि या निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प के रूप में या औद्योगिक सामान के रूप में। अधिकतम 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए ये मिलता है, आपको अच्छे से ये बता दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन योजना किस शहर के लिए लॉन्च की गई है? अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ या फिर मुंबई? इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई क्यों किया गया है और ये सर्विस है क्या, ये योजना किस प्रकार की है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इस योजना के तहत देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है उसको सेना के सबसे महत्वपूर्ण शहर में तब्दील कर दिया जाएगा। सेना, देखिए दोस्तों एकदम ही मतलब उससे अलग थीम दिखाई दे रही है। मुंबई क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसी के रूप में चर्चा में रहती है। लेकिन इसको अब तीनों सेनाओं के स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना का
एक ही स्टेशन होगा और इसकी लोकेशन कहाँ रखी गई है, मुंबई। इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो इसके बाद में मुंबई जो आर्थिक राजधानी के साथ साथ तीनों सेनाओं के स्टेशन के रूप में भी जानी जाएगी। तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर वहां पर होगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। लोकेश राहुल, ऋषभ पंत या फिर महेंद्र सिंह धोनी और KS भरत। इन चारों में से कौन है जो चर्चित, आप जानते हैं विकेट कीपर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी जो है MSD काफी चर्चा में रहते हैं और अनुभव प्राप्त आदमी है। तो आप देख सकते हैं कि 7000 रन का जो माइलस्टोन है वो इतनी जल्दी पाना आसान नहीं है। इसलिए इन चारों ऑप्शंस में से देखकर भी आप ये बता सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी है जो इसका आंसर हो सकता है। ये देखिए, इसका आंसर महेंद्र सिंह धोनी ही है। तो अब बढ़ते हैं अपन इसके समापन की ओर। नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली करंट अफेयर्स का शो हम आपके लिए लेकर आते हैं 10 क्वेश्चन 10 मिनट के भीतर आपको करवाने के उद्देश्य से, पूरी डिटेल के साथ। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अगली बार हम मिलते हैं कल।